एक लड़का एक लड़की दोनों की शादी होती है, दोनों का निकाह होता है और शादी होने के बाद दुल्हन दूल्हे के घर पहुंचती है। पूरे रीति रिवाज से जो भी उनकी रस्में घर की होती हैं वो बाकायदा निभाई जाती हैं और निभाने के बाद रात का वक्त होता है। जो घर का माहौल था वो बेहद अच्छा था, संगीतमय था, पूरा घर में संगीत हो रहा था। उसके बाद जैसे ही रात के लगभग 10 बजे होते हैं, दुल्हन अपने कमरे में सज के संवर के और जो जो सेज होती है उसी पर बैठी होती है। इतने में रात के लगभग 10:30 बज रहे होते हैं। तब तक दूल्हा अपने कमरे में आता है और जैसे ही वो कमरे में आता है, फिर ये दुल्हन और दूल्हा कुछ बातें करते हैं और उसके बाद जब दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे से संबंध बनाते हैं तो फिर जो दुल्हन है उसके साथ ऐसा होता है कि उसने जो देखा और जो सुना, उसको सुनने के बाद वो हड़बड़ाहट में तुरंत वहां से निकल करके भागती है और उसके बाद तुरंत उसी रात तलाक होता है। तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है जिस वजह से तलाक ले लिया जाता है? जानने वाले हैं इस पूरी सच्ची घटना को। इस वीडियो में अंत तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। और कहानी शुरू करूँ उससे पहले आप जितने भी भाई हमारे, जितने भी बहन चैनल पर नए आए हुए हैं, उनसे विनती है, उनसे गुजारिश है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस परिवार का हिस्सा बने। कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज इस सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहीं की ये सच्ची घटना है। पाकिस्तान में एक गांव लगता है नसरुल्लापुर और इसी नसरुल्लापुर में एक परिवार रहता है, जिस परिवार में एक लड़का होता है जिसका नाम आदिल होता है। आदिल जो होता है वो कमा रहा होता है और परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहा होता है। वक्त के साथ साथ जो लड़का है वो अपने परिवार की जिम्मेदारियां तो बखूबी निभाता है, फिर कहीं ना कहीं उसके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं। जैसे जैसे उसके माता पिता बूढ़े होते जाते हैं फिर उनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जाती है और वो कहते हैं कि बेटा तुम शादी कर लो। लेकिन जो आदिल होता है वो बार बार शादी करने से मना करता है। लेकिन जो परिवार का जब दबाव पड़ता है तो जो आदिल है वो शादी के लिए तैयार हो जाता है और दोनों, उसके माता और पिता, लड़के के लिए अपनी एक सुंदर सी बहू ढूंढने लगते हैं, एक रिश्ता ढूंढने लगते हैं। कुछ समय बीतता है। इसके दौरान उस लड़के का एक पड़ोसी ही गांव होता है, उसी गांव में रिश्ता तय हो जाता है। जैसे ही रिश्ता तय होता है फिर ये लोगों ने एक अच्छा सा मुहूर्त देखा और फिर उन्होंने निकाह की डेट फिक्स कर दी। सारा जो रीति रिवाज होता है, पूरे रीति रिवाज से बारात जाती है और बारात में सब कुछ अच्छे ढंग से होता है। विवाह होता है और विवाह होने के बाद जो परिवार के लोग थे वो अपनी बहू को लेकर के घर आते हैं। जो लड़की है वो अपने यहाँ से जब उसकी विदाई होती है तो फिर वो रोती है, धोती है, उसके बाद फिर वो अपने पति के साथ हो लेती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का जो गुजारा है वो तो कहीं और नहीं बल्कि ससुराल में भी होना है। अब इसीलिए जो लड़की है वो अपने पति के साथ अपने ससुराल आने लगती है। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो जो यहाँ पर यानी कि जो ससुराल में रीति रिवाज होता है, पूरे रीति रिवाज से लड़की का स्वागत किया जाता है और लड़के का, दोनों लोगों का स्वागत जब होता है तो परिवार में खुशियां तो थी ही और साथ ही साथ उस दिन संगीत भी रखा गया था घर में और बेहद अच्छा प्रोग्राम था। जैसे जैसे वक्त गुजरा फिर शाम होती है, शाम से फिर रात होती है और रात में पूरा जो काम होता है वो निपटा करके जो दूल्हा है अपने कमरे में आने वाला होता है। जो दुल्हन है, दुल्हन का कमरा पूरे अच्छे ढंग से सजाया गया था और जो लड़की है वो अपने सुहाग की सेज होती है जो उसी पर बैठ करके इंतजार कर रही होती है कि उसका जो पति है वो आएगा, घूंघट उठाएगा, उसको देखेगा। उसके बाद से फिर इन दोनों के बीच में बातें होंगी, फिर इन दोनों के बीच में जो सुहागरात में होता है वो भी होगा, संबंध बनेगा। अब ये इसी का वो इंतजार कर रही होती है। तब तक जो दूल्हा है यानी कि जो आदिल है वो अपने कमरे में एंट्री मारता है। जैसे ही वो घर में आता है, जो दुल्हन है वो थोड़ी सी सतर्क हो जाती है, वो बैठ जाती है सही से और उसके बाद आदिल तो कमरे में आता है, लेकिन अपनी दुल्हन का घूंघट नहीं हटाता है, बल्कि वो वहां पर उससे कहता है कि वो अब सोने जा रहा है, उसको बहुत तेज नींद आ रही है।
जो लड़की है वो कुछ नहीं बोलती है, तो फिर जो आदिल है फिर उसको इस बात की समझ होती है, कहता सोचता है कि अरे मुझे तो घूंघट भी उठाना है, तो फिर वो उठ करके बैठ जाता है, सोता नहीं है, और उठ करके फिर वो घूंघट उस लड़की का उठाता है और उसके चेहरे को देखता है। जो उसके पास उस लड़की को उसने आईफ़ोन भी गिफ्ट करा, और फिर उस लड़की से वो कुछ बातें करता, लेकिन फिर वो कहता है कि उसको बहुत तेज़ नींद आ रही है, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ है। अब जब ये बात लड़की सुनती है, यानी कि जो सलीमा है, सलीमा जब इस बात को सुनती है, तो माफ़ी चाहते हैं, जो सलीमा ने उसका नाम रेहाना होता है। रेहाना जब इस बात को सुनती है, तो फिर वो सोचती है कि हो सकता है कि इन्होंने पूरे दिन ये काम किए थे, थके थे, इधर-उधर दौड़े हुए रहे होंगे। शादी में बहुत ज़्यादा काम भी होते हैं। अब इसीलिए जो रेहाना है अब इस बात पे ज़ोर नहीं देती है, वो कहती है ठीक है। अब जो आदिल है वो उस रात तो सो जाता है, फिर सुबह अपने काम में लग जाता है, अपने रिश्तेदार जो भी आए होते हैं उनको छोड़ना होता है, सभी लोगों को ले जा कर के पहुँचाता है। इधर-उधर जो भी काम होता है का सारा काम निपटाता है, फिर शाम होती है, शाम को फिर वो कमरे में आता है। आकर के फिर से बोलता है कि उसको नींद आ रही है, और फिर वो सो जाता है। अब ऐसा ही ये दूसरा दिन होता है, लेकिन जो दुल्हन होती है पहले दिन जैसे वो सो करके जब रात में उठती है, तो फिर वो ऐसा किसी को एहसास नहीं होने देती है कि हाँ, रात में उसके बीच कुछ भी नहीं हुआ है। उसके और रेहाना, यानी कि रेहाना और आदिल के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। सब कुछ वो नॉर्मल तरीके से रिएक्ट करती है। जो भी बोलता है उससे हँस करके बात करती, सब कुछ अच्छा माहौल चल रहा था। लेकिन अगले दिन भी वही काम होता है, लेकिन फिर भी रेहाना कुछ नहीं बोलती है। रात होती है, सोती है, फिर सुबह होती है, तब तक उसके जो मायके वाले होते हैं वो आते हैं, और आकर के उसकी विदाई हो जाती है। वो अपने मायके चली जाती है। मायके जाती है, फिर वहाँ पर भी वो किसी से कुछ भी नहीं करती है। कुछ समय बीतता है, लगभग 1 हफ्ते का समय गुज़रता है, फिर वहीं पर वो रहती है। लेकिन 1 हफ्ते के बीच में वो उस लड़की ने ना ही अपने माँ से, ना ही अपने पिता से कोई भी ऐसी बात नहीं कही। क्योंकि उस लड़की जो थी वो इस बात से निश्चिंत होती है कि जो उसके माता-पिता हैं, अगर इन लोगों को इस बात के बारे में पता चलेगा तो हो सकता है कि लोगों को दुःख पहुँचेगा। अब इसलिए जो लड़की है वो कुछ भी नहीं बोलती है, और उसको लगता है कि हो सकता है जो मेरे पति वो थके गए होंगे, अब इस वजह से इस बात को वो टाल देती है। 1 हफ्ते बाद फिर से उसकी विदाई होती है, तो फिर वो पहुँचती है अपने ससुराल, और जैसे ही ससुराल पहुँचती है, फिर दिन में तो सब कुछ ठीक था, रात होती है। रात को जैसे ही फिर आदिल कमरे में आता है, तो फिर वो सोने का नाटक कर देता है। वो कहता है कि उसको बहुत तेज़ नींद आ रही है, वो सोने जा रहा है। इस पर जो रेहाना होती है, वो गुस्से में लाल हो जाती है। वो कहती है कि आपका बार-बार का यही नाटक है। पिछली बार तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन इस बार भी आप वैसे ही कर रहे हैं। आज आपने कौन-सा काम किया है कि आप थके हुए हैं, कि आपको नींद आ रही है। अब वो रेहाना और आदिल के बीच में बहस होने लगती है। अब इधर जो आदिल है वो अब कुछ बोल नहीं पा रहा था। वो कहता है कि ठीक है, वो बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन रेहाना इस बार उस बात को टाले नहीं देती है। वो अभी एकदम ज़िद पे अड़ जाती है कि नहीं, उसको जानना है कि आखिर वजह क्या है जिस वजह से उसका जो पति है वो इस प्रकार रिएक्ट कर रहा है, उससे दूरी बनाए रख रहा है, कि आखिर वजह क्या है। अब इसी वजह से वो जो रेहाना होती है उसके दिमाग में बहुत सारे सवालात उठने लगते हैं कि आखिर वजह क्या है। ऐसा तो नहीं है कि कहीं इनका दूसरे लड़की से अफेयर है, या फिर कोई और भी वजह है जिस वजह से ये मुझसे दूरियां बना रहे हैं, या फिर मैं इसको पसंद नहीं हूँ। अब ये सारे दिमाग में उसके सवाल घूम रहे होते हैं। अब इसी का वो जवाब पाने के लिए बेचैन हो रही थी, और वो अपने पति को पकड़ करके बैठ जाती है। और जैसे ही उसका पति जो, यानी कि जो आदिल है, वो सोने के लिए कहता, आदिल को रेहाना उठा करके बैठा दिया करती थी। वो कहती थी कि नहीं, आपको सोना नहीं है, मेरी बातों का जवाब देना है। बिना मेरी बातों का जवाब दिए आपको सोना नहीं है। आज मुझे सारी बातें क्लियर कर दीजिए। क्या आपको मैं पसंद नहीं हूँ, या फिर आपको कोई और पसंद है, या फिर आपकी शादी ज़बरदस्ती करवाई गई है? अब इन तमाम बातों को जब वो पूछती है, तो जो आदिल है वो उस बात को टालने की कोशिश करता है, लेकिन रेहाना जो होती है वो तो ज़िद पे अड़ी थी। उसको जवाब चाहिए था तो चाहिए था। अब आदिल भी फँस चुका था कि आखिर वो जवाब दे भी तो क्या दे। अब इसीलिए जो आदिल है वो उसको कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर मैं तुमसे ये बात अगर बताऊँगा तो फिर तुम मुझसे नाराज़ हो जाओगी, या तो फिर हो सकता है कि तुम मुझे छोड़ कर के चली जाओ। अब जैसे ही ये बात रेहाना सुनती है, तो उसके दिमाग में और भी सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। उसका माथा घूमने लगता है। वो जानने के लिए अब एकदम उत्सुक हो जाती है कि आखिर ऐसी क्या बात है। वो उससे पूछती है कि आप बताइए कि ऐसी क्या बात है जिस वजह से मुझे छोड़ करके आपको जाने की नौबत आ जाएगी। अगर कोई बात हो तो बताइए, हम दोनों मिल करके एक दूसरे में सलाह कर लेंगे, और फिर ऐसी कोई नौबत ही नहीं आएगी। इस पर जो आदिल होता है
वो कहता है नहीं, बात ही कुछ ऐसी है जिस वजह से तुम मुझे छोड़ करके चली जाओगी। रेहाना उसे समझाती है और फिर जो आदिल है उसे माफ़ी मांगने की कोशिश करता है, लेकिन रेहाना को वजह जाननी होती है कि आखिर वजह क्या है जिस वजह से आदिल मुझसे ऐसे रिएक्ट कर रहा है, ऐसे बोल रहा है कि ऐसे करना है। अब उसके मन में तमाम सवाल घूम ही रहे थे कि जो आदिल है वो कहता है कि देखो, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन मुझे लड़कियों की तरह सजना संवरना पसंद है। अब इस पर जो लड़की है, अब वो कुछ समझ पाती इससे पहले जो आदिल है वो उस लड़की को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद उसको चूमने लगता है, और जैसे ही वो उसको चूमता है तो जो रेहाना होती है उसको ये लगता है कि हो सकता है कि ये मुझसे मजाक कर रहे होंगे। अब इस चीज़ को वो अभी समझ पाती इससे पहले जो आदिल है, इन दो आदिल और रेहाना के बीच में खूब सारा प्यार होने लगता है। लेकिन जो आदिल है कुछ समय बीतने के बाद जो रेहाना होती है वो अपने कपड़े उतारने लगती है और आदिल भी अपने कपड़े उतारने लगता है, लेकिन कुछ जो ऐसे कपड़े थे जो आदिल ने नहीं उतारे थे, और फिर आदिल कुछ कपड़े निकालने के बाद फिर वो अपने आप को कंट्रोल करता है और फिर वो रुक जाता है और कहता है कि नहीं, अब इससे आगे नहीं हो सकता। अब जैसे इस बात को रेहाना सुनती है, मानो उसका पारा 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। कहती है कि ये क्या आपने किया। अब उसके बाद फिर जो आदिल है, अब वो कुछ समझ पाता इससे पहले जो रेहाना है उसने उस लड़के को का जो प्राइवेट पार्ट है उसको खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उस चीज़ को उसने देखा तो फिर उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल अभी वो अ, कुछ करती इससे पहले जो आदिल है उसने वो अपनी ही जो उसकी पत्नी होती है उसको समझाने के लिए उसको पकड़ करके बैठा दिया। उससे उसको बोलता है कि देखो, जो भी है मैं तुमको साफ-साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मुझे छोड़ कर के चली जाओगी। इस पर जो रेहाना होती है कहती है कि इधर-उधर की बातें घुमाने से बेहतर है तुम मुझे जो भी बातें हैं उस बातों को क्लियर बता दो। दरअसल जो लड़का है अब उसको भी थोड़ा बहुत गुस्सा आता है, वो सारी बातें खुल करके अब बताने की कोशिश करता है। दरअसल वो सीधे कहता है कि मैं एक आम लड़का नहीं हूँ, ना ही मैं लड़की हूँ, बल्कि मैं एक किन्नर हूँ, मुझे लड़कियों की तरह सजना-संवरना पसंद है। इस पर जो रेहाना होती है वो हँसने लगती है और उसको लगता है कि ये बात वो मज़ाक कर रहा है। लेकिन ये बात तो आदिल सही सचमुच ही बोल रहा था, लेकिन आदिल जो था उसकी बातों पे रेहाना को यकीन नहीं हो रहा था। अब ऐसे ही इन दोनों के बीच में बातें होती जाती है, बढ़ती जाती है, लेकिन रेहाना को इस बात पे यकीन नहीं होता है। जो रेहाना है वो कहती है कि क्या मज़ाक कर रहे हैं? अगर ऐसी बात है तो रेहाना मज़ाक में ही बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो मुझसे आपने शादी क्यों की? मेरी ज़िंदगी क्यों बर्बाद की? इस पर जो आदिल होता है वो कहता है कि मुझे घर में ज़रूरत होती है, मैं किसी से कह नहीं सकता, अब इसी वजह से मैंने ऐसा काम किया। लेकिन जो रेहाना होती है फिर भी उसको मज़ाक लगता है, कहती है कि मज़ाक की बातें छोड़िए, मेरे पास आइए। अब इस बात को लेकर के जो आदिल है वो दूर भागता है, लेकिन रेहाना को अभी भी मज़ाक लगता है। लेकिन जैसे ही वो दोनों पास आते हैं और फिर जब रेहाना को जैसे ही जब दोनों पास आते हैं तो रेहाना को जब ये सच्चाई मालूम चलती है कि उसका पति बल्कि एक लड़का नहीं, बल्कि वो एक नपुंसक है, यानी कि एक किन्नर है। जैसे इस बात का पता चलता है तो जो रेहाना है वो परेशान उठती है, बेचैन उठती है कि आखिर ये क्या हो गया, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। रेहाना और आदिल के बीच में बहस होने लगती है और जैसे ही बहस होती है तो जो उसकी बातों को सुन करके ऐसा लग रहा है कि झगड़ा हो रहा है। जो परिवार के लोग हैं वो जमा होने लगते हैं और फिर जैसे ही इस बात की भनक लगती है कि उनकी बहू को पता चल गया है कि उनका बेटा कोई और नहीं बल्कि किन्नर है, तो फिर उस बात को दबाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि बेटी, हमारी इज़्ज़त तुम्हारे हाथ में ही है। अगर तुम चाहोगी तो हमें सही कर दोगी, नहीं तुम चाहोगी तो हम बर्बाद हो जाएँगे। अब इस बात को लेकर के लड़की इतनी ज़्यादा गुस्सा होती है कि उससे पहले वो अपने परिवार वालों को फ़ोन कर चुकी होती है और उसके परिवार वाले कुछ समय बीतते ही मौके पर पहुँचते हैं और फिर वो भी तुरंत पुलिस में इन्फॉर्म कर दिया जाता है। और फिर जैसे ही पुलिस वहाँ पर भी आती है, रात में बहस होती है। रात के लगभग 2 बज जाते हैं इस बात को समझाने में, सुलझाने में कि आखिर अब आगे क्या करना है। लेकिन जो परिवार वाले हैं वो एक नहीं सुनने वाले थे। उनका ये कहना था कि जब ये लड़के के माता-पिता इस बात को जानते थे तो इन्होंने जानबूझकर हमारी बेटी की ज़िंदगी को तबाह क्यों किया। अब जैसे इस बात को पुलिस सुनती है तो फिर पुलिस भी पुलिस में तुरंत एक्शन लेना के लिए आती है और फिर उन्होंने उस आदिल नाम के लड़के को तो अरेस्ट किया ही, साथ ही साथ आदिल के माता-पिता को भी अरेस्ट किया। 402 के केस में 420 के केस में उन लोगों को अंदर किया, एक लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए।
फिलहाल अभी जो लड़के के माता पिता हैं, जो लड़का है, ये अभी जेल की सलाखों के पीछे हैं और उन लोगों को अभी भी उनके ऊपर केस चलाया जा रहा है। देखिए कोर्ट तय करेगा कि उनको आखिर सजा क्या मिलेगी। दरअसल ये जो लड़की है और लड़की अपने घर है अभी, तो लड़की की भी कहीं शादी नहीं हो पा रही है, क्योंकि बात ही अब ऐसी हो गई है। अब उनकी चाहे उस लड़की के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन नाम तो लग गया कि उसकी जो शादी है वो एक बार हो चुकी है। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते कुछ हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है। राजेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी, मोहन बिश्नोई जी मुंबई से हैं, आज इनका जन्मदिन है, तो आपको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आप जहां भी रहें अपने फील्ड में तरक्की करते रहें। अगले नंबर पे है सोहन राठौर जी, ये है नवी मुंबई से। फिर है राजेश राठौर जी, ये भी नवी मुंबई से ही है। और फिर विद्यानंदन जी हैं, इन्होंने कहा है कि स्टोरी बहुत अच्छी है। और आप स्टोरी कहाँ से लेते हैं? तो स्टोरी हम गूगल से लिया जाता है, या फिर जो मीडिया में बात आती है उठ करके आती है तो फिर वहां से लिया जाते हैं। हालांकि ये कहानी, ये जो मैंने स्टोरी आपको सुनाई, ये स्टोरी पाकिस्तान की है, तो फिर वहाँ की जो मीडिया है, जब वहां पर ये बात उठी होती है तो फिर वहां से हमने इस स्टोरी को कवर किया है। फिर है मोहन साहू जी हैं, कमलेश मौर्य जी हैं, वीना भास्कर जी हैं, ये है आगरा से। सलीम आलम जी हैं, ये है जितवारपुर सारण बिहार से। रघुराज तिवारी जी हैं और सुचिता जी हैं और राकेश जी हैं। आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखे हैं। उम्मीद है कि ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं कल शाम 7:30 बजे एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।